हेलो क्लास, आप सभी का स्वागत है गोल्डन शिक्षा प्लेटफॉर्म पर। पिछली क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर फिनिश किया था। इस क्लास में हम नाउन पढ़ेंगे, उनके प्रकार पढ़ेंगे। नाउन के मुख्यतः 5 प्रकार हैं, जिन्हें बाद में मॉडर्न क्लासिफिकेशन में 3 भागों में बांट दिया गया है। आज हम पहले इन 5 भागों को डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कैसे इन्हीं 5 भागों को 3 भागों में मिला दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर यानी खास पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, यानी किसी भी खास व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर, पशु के नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वंस ओन। अब वंस ओन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वंस ओन का हिंदी मीनिंग होता है अपना या स्वयं का। स्वयं यानी किसी और का नहीं, खुद का, स्वयं का। अगर हम इसे एक सेंटेंस से समझे, जो कि है सी बिलीव्स इन वंस ओन एबिलिटी, यानी कि वह अपनी क्षमता पे भरोसा करती है, स्वयं की क्षमता पे भरोसा करती है, किसी और के नहीं, खुद की। वैसे ही प्रॉपर नाउन हर इंसान के लिए खास होता है। वह उसका खुद का नाम होता है, दूसरे का नहीं। जैसे आपका नाम हो सकता है निशा या आदित्य, यह आपका खुद का नाम है, ये दूसरे का नाम नहीं है। ना कोई दूसरा इसे यूज़ कर सकता है अपने नाम की तरह, सिर्फ इसे आप ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ है राम, श्याम, ये किसी खास व्यक्ति के नाम है। अगर आपके आसपास कोई राम या श्याम नाम का कोई व्यक्ति है, तो अगर कोई उसका नाम लेता है तो आपके दिमाग में उसका तुरंत इमेज आ जाता है कि ओ राम। लेकिन अगर कोई कहता है बॉय, तो आप क्या समझते हैं? एक पूरी कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है, वह किसी खास इंसान का नाम नहीं है। पटना, दिल्ली, अगर कोई आपके सामने पटना, दिल्ली का नाम लेता है, आप तुरंत समझ जाते हैं किस जगह की बात हो रही है। लेकिन अगर कोई शहर, सिटी बोले, तो आप नहीं समझेंगे किस सिटी की बात हो रही है। वैसे ही संस्कृत एक स्पेशल यानी किसी खास सब्जेक्ट का नाम है। अगर कोई सब्जेक्ट बोले कि मैं एक सब्जेक्ट नहीं, मैं विषय पढ़ रहा हूँ, तो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई कहता है कि मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ, तो आप तुरंत समझ जाएंगे वो किसी खास सब्जेक्ट यानी खास विषय को पढ़ रहा है। इसके बाद है हमारे पास कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, अब कॉमन नाउन क्या होता है? ये प्रॉपर नाउन का एकदम अपोजिट है। जैसे प्रॉपर में खास नाम होते हैं, वैसे कॉमन में सामान्य नाम होते हैं, जो पूरा एक कम्युनिटी यूज करता है आपस में। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन कॉमनली यानी सामान्य रूप से टू एवरी पर्सन, सारे व्यक्ति, एनिमल, प्लेस, थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी जब एक ही नाम पूरा समाज, पूरा कोई समूह मिलकर यूज़ कर रहा है, तो वो कॉमन हो जाता है। जैसे कि अगर हम काव ले वर्ड, तो काव वर्ड क्या पूरा काव कम्युनिटी इस वर्ड को यूज़ कर रहा है अपने लिए। लेकिन अगर किसी की काव का कुछ स्पेशल नाम है, तो वो स्पेशल नाम सिर्फ उसी का है। यहाँ सेम क्लास और काइंड का मतलब होता है एक ही श्रेणी या वर्ग। आप इसी सिंपल वर्ड में एक ही तरह कह सकते हैं। यानी कि जब एक नाम कोई पूरा समूह, एक ही तरह का पूरा समूह यूज कर रहा है, आप उसे कॉमन कहेंगे। जैसे सिटी ढेर सारे जगहों का समूह है, ये सारे शहर अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो ये कॉमन हो जाएगा। लेकिन पटना, जैसे हमने देखा था, पटना कॉमन नहीं होगा, वो एक स्पेशल सिटी का नाम है। क्या दूसरे सिटी का नाम पटना है? नहीं। वैसे यहाँ स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट वर्ड है, जितने विद्यार्थी गण का समूह है, वर्ग है, वो पूरा वर्ग ये शब्द अपने लिए यूज करता है। लेकिन उस वर्ग में अगर किसी का नाम राम, श्याम है, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। वैसे ही काउ, फादर, ये सभी पिता के लिए यूज किया जाता है, लेकिन सभी के पिता का कुछ ना कुछ खास नाम होता है, वो प्रॉपर हो जाता है।
वैसे ही विलेज, ये सारे गांव के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, लेकिन किसी गांव का जब कुछ अपना नाम होता है वो प्रॉपर हो जाता है। तो याद रखिए, स्टूडेंट एक कॉमन नाउन है, लेकिन राम श्याम प्रॉपर नाउन है। काव एक कॉमन नाउन है, लेकिन अगर किसी की काव का कुछ खास नाम है, उसने प्यार से उसका कुछ नाम रखा है, तो वो प्रॉपर हो जाता है। वैसे ही फादर एक कॉमन नाउन है जो पूरी फादर कम्युनिटी यूज़ करती है, लेकिन किसी के फादर का नाम प्रॉपर होता है। वैसे ही विलेज यानी गांव, ये सारे गांव अपने लिए यूज़ करते हैं, लेकिन अगर गांव का नाम है कुछ खास, रामपुर, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of a number of persons or things taken together and spoken of as one whole। यानी कि जब बहुत सारे व्यक्तियों या वस्तुओं को मिलाकर हम एक इकाई की तरह उन्हें बुलाते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। यानी पूरे समूह का जो बोध कराता है वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। जैसे कि यहाँ क्लास वर्ड है। अब एक कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके अपने अपने प्रॉपर नेम होते हैं, यानी प्रॉपर नाउन है। वहाँ गर्ल्स और बॉयज़ यानी कि लड़के और लड़कियाँ दोनों होते हैं, यानी कि वहाँ कॉमन नाउन गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं। लेकिन अब हम ये पूरे समूह को, ये जो सारे बच्चे हैं, उन्हें एक वर्ड से दर्शा रहे हैं, उन्हें एक इकाई की तरह दर्शा रहे हैं, और वो क्या है? क्लास। तो क्लास क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। यहाँ वन होल जो है उसका मतलब है एक इकाई। इसके बाद मान लीजिए आप किसी मेले में गए हैं और वहाँ ढेर सारे लोग आए, और इतने लोग आए कि भीड़ लग गई है। तो अब हम उस पूरे सारे लोगों को एक क्राउड वर्ड से दर्शा रहे हैं। उस सारे समूह का एक नाम दे दिए हैं क्राउड। अब उस क्राउड में अलग अलग उम्र के इंसान होंगे, स्त्रियां होंगी, पुरुष होंगे, बच्चे होंगे, लेकिन उनके लिए हमने एक इकाई का यूज़ किया है। उसे क्या कहा है हमने? क्राउड, यानी कि भीड़। वैसे ही पार्लियामेंट यानी कि संसद, और संसद में इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं, जिन्हें हम इलेक्ट करके भेजते हैं लॉ बनाने के लिए, यानी कानून बनाने के लिए। क्या हम वहाँ सिर्फ एक ही इंसान है? नहीं, वहाँ ढेर सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, लेकिन हम उन ढेर सारे इलेक्टेड मेंबर्स के लिए एक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, जो कि है पार्लियामेंट यानी संसद। तो ये क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। सिंपल वर्ड्स में जो नाउन पूरे समूह के नाम को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद हमारे पास है मटेरियल नाउन। सबसे सिंपल, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस, यानी कि किसी पदार्थ या द्रव्य का जो नाम होता है वो होता है मटेरियल नाउन। ये जो द्रव्य या पदार्थ होते हैं, इन्हें हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं, लेकिन हम इन्हें क्या नहीं कर सकते? हम इन्हें गिन नहीं सकते हैं, यानी काउंट नहीं कर सकते हैं। गिन नहीं सकते हैं यानी काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इन मटेरियल से ढेर सारे अन्य वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में है वाटर। हम चाय बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं, यानी इस पानी से किसी और चीज़ का निर्माण हो सकता है। तो ये क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। वैसे ही मिल्क, ग्राम और पेपर। यहाँ जो पेपर वर्ड है, ये एक सिंगल शीट ऑफ पेपर या कुछ गिने हुए पन्नों के लिए नहीं यूज़ किया गया है। ये उन सारे पन्नों के लिए यूज़ किया गया है जिससे किसी न किसी चीज़ का निर्माण होता है। जैसे कि बुक्स पेजेस से बने होते हैं, न्यूज़पेपर पेजेस से बने होते हैं, इसलिए ये वो पदार्थ है जिससे अन्य चीज़ों का निर्माण होता है। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है, जो नाउन है, वो नाउन है एब्स्ट्रैक्ट। यह बहुत सिंपल है। जैसे कि हमने नॉन फिजिकल पढ़ा था, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख और छू नहीं सकते, उन्हें ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग और आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक और फील बट कैन नॉट सी और टच। यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नाम है। किसका नाम है? क्वालिटी यानी कि गुण का, स्टेट यानी कि अवस्था का, फीलिंग यानी कि भाव का, आइडिया यानी कि किसी विचार का ये नाम है। और इन चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, लेकिन
देख नहीं सकते और ना छू सकते हैं। बहुत सिंपल, यानी जिन चीज़ों को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं और जिन चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे कि प्रेम या क्रोध, उन्हें आप देख और छू नहीं सकते, उनके बारे में आप सिर्फ सोच सकते हैं या उन्हें महसूस कर सकते हैं। तो ये होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ वेल्थ है, यहाँ वेल्थ से पैसों की बात नहीं हो रही है, यहाँ एक अवस्था की बात हो रही है, एक स्टेट की बात हो रही है, यानी अमीरी, रिचनेस की बात हो रही है। यहाँ रिचनेस यानी अमीरी एक अवस्था है और उसके बारे में वेल्थ वर्ड हमें बता रहा है। तो वेल्थ वर्ड क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये क्या बता रहा है? स्टेट, अवस्था। कौन सी अवस्था? रिचनेस यानी अमीरी की अवस्था, रिचनेस यानी अमीरी की अवस्था बता रहा है। विजडम यानी कि बुद्धि, यानी किसी का बुद्धिमान होना। ये चीज़ें भी हम सिर्फ समझ सकते हैं या इन चीज़ों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, हम इन्हें देख नहीं सकते, हम इन्हें छू नहीं सकते। वैसे ही ग्रेटनेस यानी महानता, इसे भी हम सिर्फ फील कर सकते हैं या सोच सकते हैं, लेकिन इन्हें देख और छू नहीं सकते क्योंकि इनके फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये आपके 5 नाउन के प्रकार थे। आप पीपीटी में दिए गए चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, उसे लर्न करेंगे और नेक्स्ट क्लास आने से पहले रिवाइज भी करेंगे। जिन वर्ड्स का आपको हिंदी मीनिंग लिखना है उसे भी नोट डाउन करेंगे, जिससे आप जब पढ़ रहे हो और आपको चीज़ समझ नहीं आ रही हो इंग्लिश में, तो हिंदी की मदद से वो चीज़ें आपको समझ आने लगेंगी। आज हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, 2-4 बस, ज़्यादा नहीं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरह से अपनी तैयारी करनी है। आप भी PYQ यानी पास्ट पेपर्स खरीद लिए और उसे सॉल्व करें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से हर चीज़ होगा, सिर्फ थ्योरी रटने से नहीं होगा। थ्योरी को आप जितनी सिंपल फॉर्म में यानी जितने शॉर्ट फॉर्म में याद कर सके उतना ही याद करें, सिर्फ समझने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, आपसे सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQ यानी विकल्प वाले सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए कुछ सवालों को हम हल करते हैं यहाँ साथ मिलकर। जैसे पहला है, सी सिंग्स वेल, यानी कि वो बहुत अच्छा गाती है। यहाँ सिंग वर्ड का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। आपको क्या लगता है इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? वो गाती है, गाना एक क्रिया है, गाना एक क्रिया है, यानी कि किसी काम के होने का बोध हो रहा है। और जब कौन से वो वर्ड है जो हमें किसी काम के होने का बोध बताते हैं? सही, वर्ब, यानी कि सिंग्स क्या होगा? वर्ब होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये, क्विकली। आपको क्विकली का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। आप खुद से सोचिए, कुछ एग्जाम्पल भी सोचिए जिससे आपको इसको सॉल्व करने में आसानी हो। जैसे सी वॉक्स फास्टली, यहाँ आपको क्या लगता है ये फास्टली क्या होगा? वह चलती है, यानी कि एक क्रिया हो रही है और वह कैसे चलती है? फास्टली यानी तेजी से चलती है। तो क्या लग रहा है आपको, ये जो वर्ड है तेजी से, ये किसकी विशेषता बता रहा है? लड़की की, उस जो चल रही है? नहीं, ये चलने की विशेषता बता रही है, यानी वो किस प्रकार से चल रही है। इसलिए ये जो फास्टली वर्ड है वो वर्ब की विशेषता बता रही है। और मैंने आपको पढ़ाया था जो वर्ड्स वर्ब की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। मोस्टली ly से एंड करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, जैसे स्लोली, फास्टली, केयरफुल्ली, ब्यूटीफुल्ली, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? एडवर्ब। ly एंडिंग वर्ड्स, एक सेकेंड, ly एंडिंग यानी जो वर्ड ly से एंड होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। बहुत सारे बच्चे हो सकता है एडवर्ब और एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो गए हों, क्योंकि दोनों ही विशेषता बताने का काम करते हैं। लेकिन कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि दोनों चीज़ एडजेक्टिव जो एडवर्ब है वो दोनों ही अलग अलग चीज़ों की विशेषता बताते हैं। मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन
और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन की। लेकिन जो एडवर्ब होते हैं वो किसकी विशेषता बताते हैं? वर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब की, अनदर एडवर्ब। आप इसे अपनी कॉपी में कहीं साइड में लिख लेंगे, जिससे अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाए, वैसे तो होंगे नहीं, मुझे पता है आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे, लेकिन फिर भी आप इसे लिख ले, जिससे अगर कंफ्यूजन कभी हो जाए तो आपको ये चीज़ें पढ़ के तुरंत याद आ जाए कि अरे ये डिफरेंस होता है इस दोनों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस। ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, यानी कि महत्व। आपको क्या लगता है क्या होगा? एडजेक्टिव? बहुत सारे बच्चों ने इसे एडजेक्टिव टिक किया होगा, क्योंकि जब हम महत्व सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये किसी व्यक्ति को क्वालिफाई करता होगा, यानी किसी के बारे में बताता होगा या किसी वस्तु के महत्व के बारे में बताता होगा। लेकिन नहीं, ये जो इम्पोर्टेंस वर्ड है ये क्या है? ये है नाउन। यह है नाउन। कैसे? एक सिंपल रूल है, वो रूल है जो वर्ड ENCE या ENCE से एंड करते हैं वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंस, मैंने आपको नाउन में पेशेंस पढ़ाया था, वैसे ही इम्पोर्टेंस, पेशेंस, कॉन्फिडेंस, साइलेंस, यानी ENCE और ENC एंडिंग वर्ड्स, यानी जो वर्ड्स ENCE या ENCE से एंड करते हैं वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ ये होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे होमवर्क में सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। इस सेंटेंस में करना क्या है वो ये है कि आपको बताना है ये सेंटेंस करेक्ट है या फिर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो कहाँ इनकरेक्ट है और क्यों इनकरेक्ट है। आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे होमवर्क में, और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर बताऊंगी। उससे पहले आप सभी नोट्स बनाएं और उसे नेक्स्ट क्लास आने से पहले रिवाइज ज़रूर करें, और आप सभी खुश रहें। धन्यवाद।